डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज के लेक्चर में हम एचएसएससी जेईई का जो एग्जाम 2019 में हुआ है उसको डिस्कस करेंगे। इसमें टोटल 90 क्वेश्चंस थे, जिनमें से मैंने टेक्निकल क्वेश्चंस को पिक किया और हम सिर्फ टेक्निकल पार्ट ही सोल्व करेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट क्वेश्चन है कि वो मशीनरी वर्क जिसमें कि ब्लॉक्स हैं, एक्यूरेटली ड्रेस्ड स्टोन और एक्सट्रीमली फाइन बैंडेड एंड जॉइंट्स हैं उसमें। तो स्टोन मशीनरी को टू टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं मेनली। एक होता है रबल मशीनरी, जिसमें कि या तो रफली ड्रेस्ड स्टोन होते हैं या अनड्रेस्ड स्टोन होते हैं। स्टोन्स जैसे हैं फील्ड में एज इट इज उनको यूज कर लिया जाता है, या थोड़े बहुत उनके कॉर्नर्स वगैरह पे ड्रेसिंग कर दी जाती है। तो ये होती है रबल मशीनरी। इसकी फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं आती है, मोर्टार इसमें बहुत ज्यादा यूज होता है। दूसरी अशलर मशीनरी। अशलर मशीनरी है, इसमें जो हम यूज कर रहे हैं स्टोन्स, उनकी प्रॉपर फिनिशिंग की जाती है, ड्रेसिंग की जाती है, और जो ब्लॉक होते हैं वो स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप होते हैं। और एक जो कोर्स है स्टोन मशीनरी का, उसमें जो ब्लॉक्स हैं उनकी हाइट सेम रखी जाती है, कुछ इस तरीके से। हो सकता है कि इसके ऊपर जो कोर्स है उसमें जो स्टोन्स है उनकी और इसके कोर्स के स्टोन्स की हाइट है वो सेम ना हो, बट एक पर्टिकुलर कोर्स में सारे स्टोन्स की हाइट है वो सेम होती है। तो एक तो अशलर मशीनरी दिया हुआ है, तो ये तो आंसर हो जाएगा। दो इसमें जो दिए हुए रबल मशीनरी के टाइप है, तो ये तो गलत हो गई। एक फ्लिंट मशीनरी दिया हुआ है, तो फ्लिंट रबल मशीनरी होता है एक मशीनरी का टाइप, जिसमें कि कोबल्स हम यूज करते हैं, लार्ज साइज के होते हैं ये। इनकी विड्थ 7.5 से 15 सेंटीमीटर तक होती है और लेंथ 15 to 30 सेंटीमीटर होती है, और इरेगुलर शेप्ड होते हैं। ऑप्शन ए आंसर हो गया। क्वेश्चन 6 में दिया है कि ली चैटेलियर मेथड है, ये क्या टेस्ट करने के लिए यूज करते हैं। तो ली चैटेलियर टेस्ट है, ये साउंडनेस चेक करने के लिए यूज किया जाता है। दो, एक तो ली चैटेलियर और एक ऑटोक्लेव। एक इस पे भी स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ले चैटेलियर है ओनली फ्री लाइम की वजह से जो एक्सपांसर हो रहा है, जो साउंडनेस है, उसी को मेजर करता है। ऑटोक्लेव है, ये फ्री मैग्नीशिया और फ्री लाइम दोनों की वजह से जो साउंडनेस आ रहा है उसको चेक करते हैं। सेटिंग टाइम चेक करते हैं विकेट अपैरेटस से। स्पेसिफिक ग्रेविटी पिक्नोमीटर से चेक की जाती है। फाइननेस असेसमेंट की उसके दो मेथड होते हैं, एक एयर परमेबिलिटी टेस्ट होता है और एक सिंपल मेथड होता है सीव एनालिसिस। तो ली चैटेलियर का पूछा है तो सी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 9 में दिया है कि कोई कर्व है वेरिंग रेडियस का, उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम, दो कंपाउंड कर्व की ब्रांच है उनके बीच में। तो सारे ऑप्शंस को हम एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। सिंपल कर्व तो क्या होता है कि कोई सर्किल है, उसका एक आर्क हमने ले लिया, इस आर्क की रेडियस थ्रू आउट इस कर्व में सेम है, कर्वेचर सेम है, रेडियस सेम है, तो वो तो हो गया सिंपल कर्व। रिवर्स कर्व होता है कि दो सिंपल कर्व को हम इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि उनके सेंटर है वो अपोजिट साइड में है। जैसे ये एक कर्व हो गया, ये दूसरा कर्व हो गया। इसकी कॉमन टेंजेंट अगर हम ये बनाते हैं तो एक का सेंटर यहाँ पर है, एक का सेंटर है वो दूसरी साइड है इस टेंजेंट के। कंपाउंड कर्व होता है कि दो डिफरेंट रेडियस के कर्व को हमने जोड़ा है, बट उनके सेंटर है वो सेम साइड में है। जैसे कि एक तो ये कर्व हो गया, दूसरा यहाँ पर हमने कर्व लिया, इसकी रेडियस थोड़ी बढ़ा दी, इस तरीके से ये कर्व है। तो इनके सेंटर, इसका यहाँ पर होगा, इसका सेंटर होगा वो यहाँ पर होगा, तो कर्व के सेम साइड में ही दोनों के सेंटर है। ट्रांजैक्शन कर्व एक ऐसा कर्व है जिसकी रेडियस है वो वेरी करती है। किसी भी कर्व को हम इंट्रोड्यूस करने से पहले ट्रांजैक्शन कर्व इंट्रोड्यूस करते हैं। उसका रीजन है कि जो मूवमेंट है वो स्मूथ हो। एकदम स्ट्रेट रोड पे अगर हम कर्व को कनेक्ट कर देते हैं तो ड्राइविंग में प्रॉब्लम होगी, तो इससे पहले हम एक ट्रांजैक्शन कर्व जोड़ देते हैं जिसकी स्टार्टिंग में कर्वेचर है वो 0 है, और इस पॉइंट पर उसकी जो कर्वेचर है वो इस कर्व की कर्वेचर के इक्वल है। तो यहाँ पर जो दिया है, ये एक्सप्लेनेशन दिया है ट्रांजैक्शन कर्व के रिगार्डिंग कि इसकी कर्वेचर है वो वेरी करती है, ये हम कह सकते हैं कि इसकी रेडियस है वो वेरी करती है। तो बी हो गया आंसर। क्वेश्चन 14 में पूछा है कि नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ कितने होंगे। क्वेश्चन 14 में दिया है कि नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ है, उसको किससे डिनोट करते हैं। तो ये होता है स्लीपर डेंसिटी, ये n+x होता है। जैसे कि कोई रेल है, उसकी लेंथ n मीटर है, ये n मीटर में है, उसमें एक कांस्टेंट x और ऐड करेंगे, और अब ये जो नंबर आया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्लीपर डेंसिटी को। फॉर एग्जांपल, कोई मीटर गेज का ट्रैक है जिसकी लेंथ है वो रेल लेंथ 12 मीटर होती है, और उसमें एक रेल की लेंथ में 15 नंबर ऑफ स्लीपर्स हैं, तो इसकी डेंसिटी इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं 12 + 3। ब्रॉड गेज के लिए एक रेल होती है, उसकी लेंथ होती है 13 मीटर।
क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि लिमिट स्टेट मेथड से हम डिजाइन करते हैं जब आरसीसी बीम का, उसमें अगर एक्चुअल डेप्थ है वो न्यूट्रल एक्सिस की ग्रेटर है लिमिटिंग वैल्यू से, तो इस सेक्शन को क्या बोलेंगे? तो 3 टाइप में क्लासिफाई करते हैं हम इसके बेसिस पे। एक जो लिमिटिंग वैल्यू है उससे ज़्यादा है अगर न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ, तो होता है ओवर रेनफोर्स्ड। ओवर रेनफोर्स्ड आप इससे भी समझ सकते हो कि रेनफोर्समेंट ज़्यादा किया हुआ है उसमें, मतलब स्टील जो डाला है हमने वो ज़्यादा डाला है, और स्टील हम डालते हैं यहाँ पर नीचे की तरफ, तो जितना स्टील ज़्यादा डालेंगे सेंट्रोइड है वो नीचे जाता जाएगा। सेंट्रोइड क्या है, जो सेंटर ऑफ मास है इसका, उससे जो लाइन पास हो रही है वो न्यूट्रल एक्सिस है। तो जितना ज़्यादा यहाँ पर हम मास बढ़ाते जाएंगे न्यूट्रल एक्सिस उतनी ही नीचे शिफ्ट होती जाएगी। तो बहुत ज़्यादा डाला हुआ है तो ओवर रेनफोर्स्ड है। अगर कम है एक्चुअल जो न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ है वो लिमिटिंग से, तो अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन है, ये डिजाइड सेक्शन होता है, इसी को हम डिजाइन करते हैं, क्योंकि इसमें लेयर जो होता है वो डक्टाइल होता है, क्योंकि पहले ये स्टील फेल होता है। और अगर एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ लिमिटिंग के इक्वल है तो उसको बोला जाता है बैलेंस्ड सेक्शन। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 22 में दिया है कि वो एडमिक्सचर जो कि स्लो डाउन करते हैं केमिकल प्रोसेस हो रहा है जो हाइड्रेशन का, उसको, ताकि कंक्रीट है वो ज़्यादा लंबे समय तक प्लास्टिक और वर्केबल रहे, उसको क्या बोलते हैं? तो ये होता है रिटार्डर, तो बी हो जाएगा यहाँ पर। बाकी ऑप्शंस को भी एक बार देख लेते हैं। एक्सीलरेटर होता है जो कि उसको एक्सीलरेट करता है, फास्ट करता है हाइड्रेशन के प्रोसेस को। फ्लाई एश एक थर्मल पावर प्लांट इंडस्ट्री का बाई प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है वहाँ पर ये, इसको हम यूज़ करते हैं। इसके कुछ बेनिफिट्स होते हैं कंक्रीट में यूज़ करने के, ये वर्केबिलिटी को इम्प्रूव करता है, और हार्डन्ड कंक्रीट है उसकी ड्यूरेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करता है। सुपर प्लास्टिसाइजर है, ये भी एक एडमिक्सचर है। सुपर प्लास्टिसाइजर ऐड करने पर बहुत कम वाटर में ही हमें बहुत अच्छी वर्केबल कंक्रीट मिल जाती है, और हमें पता है कि जितना हम वाटर कम ऐड करेंगे अपने कंक्रीट में उसकी स्ट्रेंथ है उतनी ज़्यादा होगी। तो हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट बनाने में सुपर प्लास्टिसाइजर यूज होता है, तो बी हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है कि वेस्ट वाटर में जो डिजोल्व सॉलिड है और ऑर्गेनिक मैटर है उनका बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन होने के लिए जो रिक्वायर्ड है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, उसको क्या बोलते हैं? तो ये नाम से ही पता चल रहा है ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है। इसके अलावा एक होता है THOD, थ्योरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये हम केमिकल फॉर्मूले से निकालते हैं। जैसे हमें पता है कि ये कंसंट्रेशन है ऑर्गेनिक मैटर की, इसकी रिएक्शन लिख देते हैं O2 के साथ में, और इसके जो इसका एटॉमिक वेट है इसका यहाँ पर कितना वेट लेंगे और वो रिएक्ट करके फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। तो इस इक्वेशन से हम बैलेंसिंग करके हम उससे निकालते हैं कि कितना वाटर कंज्यूम होगा। COD होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि टोटल कितनी ऑक्सीजन हमें चाहिए केमिकली ब्रेक डाउन करने के लिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। तो टोटल जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं कुछ तो उनमें ऐसे होंगे कि बायोलॉजिकल डिकम्पोज होते हैं, कुछ ऐसे हैं कि बायोलॉजिकल नहीं होते हैं। तो COD में तो सारा आ गया, जो BOD वाला भी और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसमें कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम होगी वो भी आ गया। इसमें काफी बार ये भी पूछा जाता है कि COD और BOD में बड़ा कौन सा है, तो यहाँ पर डी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन 28 में दिया है कि वो लेवलिंग प्रोसेस जिसको हम अडॉप्ट करते हैं जब हमें 2 पॉइंट्स का एलिवेशन निकालना होता है, या हम कह सकते हैं 2 पॉइंट्स का एलिवेशन डिफरेंस निकालना होता है, और हम इनके बीच में मिडवे कहीं पे भी इनके बीच में हम इंस्ट्रूमेंट को सेट नहीं कर सकते। जैसे कि ये रिवर है, एक रिवर के इस किनारे है, एक इस किनारे है पॉइंट, इनका लेवल डिफरेंस निकालना है। इस टाइप की प्रॉब्लम्स में हम रेसिप्रोकल लेवलिंग यूज करते हैं। ये जैसे यहाँ पर हमने इंस्ट्रूमेंट रखा और यहाँ की रीडिंग ले ली, यहाँ की रीडिंग ले ली। सेकंड में हमने बी के पास में इंस्ट्रूमेंट को रखा और यहाँ की रीडिंग ले ली और यहाँ की रीडिंग ले ली। अब दोनों की रीडिंग का डिफरेंस है वो इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है कि कितना लेवल में डिफरेंस है उनके। तो इससे हमने जो निकाला दोनों का डिफरेंस y1 माइनस x1, इससे जो निकाला y2 माइनस x2, और इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, उसमें काफ़ी सारी एरर्स भी एलिमिनेट हो जाती हैं, तो ये काफ़ी एक्यूरेट रहता है। इसके अलावा इसमें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें एक है प्रोफाइल लेवलिंग। प्रोफाइल लेवलिंग को तब करते हैं हम, जैसे कि ये हमें रास्ता बनाना है, रोड है, तो इसकी सेंटर लाइन के अलोंग हमें एलिवेशंस निकालने हैं। तो किसी फिक्स लाइन में जो जो पॉइंट्स आ रहे हैं उनके अगर एलिवेशंस निकालने हैं हमें, तो उसको बोला जाता है प्रोफाइल लेवलिंग। डिफरेंशियल लेवलिंग वो होता है जब एक पॉइंट है हमें इसका आरएल पता है, इससे हेल्प से हमें आगे को दूसरा पॉइंट है उसका आरएल निकालना है, बट ये पॉइंट यहाँ से विजिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है। इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज करके बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट्स ले लेके हम इस पॉइंट तक पहुँचते हैं और इसका आरएल निकालते हैं, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल लेवलिंग।
तो यहाँ पर तो हो गया बी आंसर। क्वेश्चन 32 में दिया है कि दी गई यहाँ पर रेन गेजेस हैं, इनमें से कौन सा नॉन ऑटोमेटिक है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। साइमंस रेन गेज है, ये नॉन रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज है। काफ़ी बार इसका डाया भी पूछा जाता है। इसका डाया होता है 12.7 सेंटीमीटर। वेइंग बकेट, टिपिंग बकेट, फ्लोट टाइप रेन गेज, तीनों ही ये रिकॉर्डिंग टाइप रेन गेज है। और रिकॉर्डिंग टाइप में जो आईएमडी ने अडॉप्ट की हुई फ्लोट टाइप रेन गेज है, इसको साइफोनिक रेन गेज भी बोलते हैं। क्वेश्चन 36 में दिया है कि वो क्लोरीन जो कि कंज्यूम हो जाती है इम्प्योरिटीज को ऑक्सीडाइज करने में किसी भी डिसइंफेक्शन को अचीव करने से पहले, तो ये होती है क्लोरीन डिमांड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 41 में पूछा है कि पर्ट है, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। तो पर्ट और सीपीएम टर्म्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में काफ़ी यूज होती हैं। पर्ट होता है प्रोजेक्ट इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक और सीपीएम होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। तो सबसे क्लोज ऑप्शन ये जो है, प्रोग्राम भी लिख सकते हैं प्रोजेक्ट को, तो प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 44 में दिया है कि आइडियल फ्लूइड है, वो कौन सा है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से। क्वेश्चन 44 में दिया है कि आइडियल फ्लूइड इज डिफाइंड एज, तो आइडियल फ्लूइड वो होता है जो कि नॉन कंप्रेसिबल होता है, उसकी विस्कोसिटी है वो 0 होती है। ये हम कह सकते हैं कि नॉन विस्कस फ्लूइड होता है। आइडियल फ्लूइड रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है। फ्लूइड्स की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको एनालिसिस करने के लिए फ्लूइड्स की काफी बार हम आइडियल फ्लूइड कंसीडर कर लेते हैं। तो ये इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 49 में दिया है कि एक बीम है जो कि फुली लोडेड है, उस पर यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लग रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन है वो क्या होगी। तो हम सिंपली सपोर्टेड बीम एज्यूम कर लेते हैं, इसने मेंशन नहीं किया है कि कौन सी टाइप की बीम है और इस पे ये लोड लग रहा है यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, जिसकी इंटेंसिटी है W/L। तो यहाँ पर है लोड की इंटेंसिटी W, तो x डिस्टेंस पे लोड की इंटेंसिटी हो जाएगी W/L। L यहाँ पर लेंथ है इसकी स्पैन की, तो W/L इंटू एक्स, तो ये यहाँ की इंटेंसिटी होगी। यहाँ का टोटल लोड निकालने के लिए हम ये जो ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर, ये ट्राइंगल है, इसका एरिया लेंगे तो वो टोटल लोड हो जाएगा। तो ये होगा 1/2 इंटू WL इंटू एक्स इंटू एक्स, 1/2 हाइट ये ट्राइंगल की बाई मल्टीप्लाई बाई बेस। तो ये तो है टोटल लोड। अब हमें निकालना है बेंडिंग मोमेंट, तो हमें इसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस सेक्शन के लिए हम बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं। ट्राइंगुलर वाला लोड है, इसका सेंट्रोइड होगा यहाँ से 2/3x डिस्टेंस पे, सॉरी ये 1/3x डिस्टेंस पे होगा यहाँ से, ये 1/3x डिस्टेंस होगी, ये 2/3x डिस्टेंस होगी। तो इसको 1/3x से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब इक्वेशन है इसमें x क्यूब आ रहा है, तो ये क्यूबिक वेरिएशन होगा, ऑप्शन सी आंसर होगा। क्वेश्चन 49 में दिया है कि एक वाटर सप्लाई रिक्वायर्ड है 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड की, एक क्रॉप एरिया है 5100 हेक्टर्स, उसको इरिगेट करने के लिए, तो इरिगेशन वाटर है उसकी ड्यूटी क्या होगी। तो इरिगेशन वाटर की ड्यूटी पता है आपको, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड का डिस्चार्ज है वो जितना एरिया इरिगेट कर पाता है हेक्टर्स में, वो होती है उसकी ड्यूटी। यहाँ पर हमें 3 मीटर क्यूब पर सेकेंड का दिया है, तो हम एक का निकाल लेंगे, 5100 डिवाइडेड बाई 3, तो 1700 हेक्टर पर क्यूमेक्स या क्यूबिक मीटर पर सेकेंड ड्यूटी हो जाएगी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 52 में दिया है कि IRC की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सिंगल लेन है तो उसका विड्थ ऑफ कैरेज वे क्या होगा। तो ये टेबल आपको याद रखनी है। सिंगल लेन है तो 3.75 मीटर, 2 लेन्स है विदाउट रेज्ड कर्व्स तो 7 मीटर होगा और 2 लेन्स विथ रेज्ड कर्व है तो 7.5 मीटर होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 56 में दिया है कि सेटिंग एक्शन होता है सीमेंट का, उसको हम किसको ऐड करके रिड्यूस कर सकते हैं। तो पता है आपको, जिप्सम को हम ऐड करते हैं जब सीमेंट बनाते हैं, क्योंकि ये एक रिटार्डिंग एजेंट है, क्योंकि अगर जिप्सम ऐड नहीं करेंगे तो ये इमिडिएटली सॉलिड स्टेट में चला जाएगा वाटर ऐड करते ही, तो सी होगा आंसर। क्वेश्चन 60 में दिया है कि फ्रिक्शन फोर्स है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, जिससे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स है वो कैन नॉट इंक्रीज और बॉडी बिगिन टू मूव। तो ये कोई बॉडी है, इस पर अगर हम लोड लगाते हैं इस तरीके से, तो इसके फ्रिक्शन फोर्स और लोड के बीच में हम डायग्राम देखें तो कुछ ऐसा बनता है। ये अप्लाइड फोर्स है, जैसे जैसे हम अप्लाइड फोर्स बढ़ाते हैं फ्रिक्शन फोर्स है वो बढ़ता जाता है, एक पॉइंट पे जाके मैक्सिमम पे पहुंचता है, इसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसके बाद में और रेजिस्ट नहीं कर पाता फ्रिक्शन मूवमेंट को और जो ऑब्जेक्ट है वो मूव होने लग जाता है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर कि जब मूव हो रहा है तो जो फ्रिक्शन लग रहा है वो लिमिटिंग से कम है,
मूवमेंट कराने के लिए हमें फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ता है, उसको कंटिन्यू करने के लिए उतना नहीं लगाना पड़ता है। जैसे कि ये था लिमिटिंग फ्रिक्शन और ये काइनेटिक फ्रिक्शन है, तो इतना हमें फोर्स लगाना पड़ा हमें इसको मूव कराने के लिए, और जब मूवमेंट हो रहा है तो इतना ही फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, तो इतना ही फोर्स चाहिए। तो हम कह सकते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन है जो कि एक बॉडी है वो रेजिस्ट कर सकती है। तो इसका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा।